गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज दिवांश वशिष्ठ एंड मैं अभी ट्रिपल आईटी स्टडी में पढ़ रहा हूँ एंड आई एम डूइंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। हमने कल स्टार्ट कर लिया था चैप्टर वे, हमने क्वेश्चन 15 तक कर लिया था और आज हम रोज आगे करेंगे। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल कल जो हमारे मेन मेन कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, समझ लो अपन को एक वेव की इक्वेशन दी है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपन ये एट्थ वाला ही देख लेते हैं। एट्थ में अपन को क्या दिया गया है? अपन को एट्थ में दिया गया वाई इज इक्वल टू, एट्थ में अपन को क्या दिया गया है? एट्थ में अपन को दिया वाई इज इक्वल टू 0.6 साइन ऑफ 2 पाई टी माइनस एक्स बाई टू, ये अपन को दिया। तो कल मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने बताया था कि अगर मेरे को निकालना है कि वेव की डायरेक्शन क्या है, या वो राइट से लेफ्ट जा रहा है और लेफ्ट से राइट जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव जा रहा है, तो हम लोग कैसे देखते थे? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टी और एक्स की कोफिशिएंट देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, टी और एक्स की जो कोफिशिएंट है, एक है हमारा पॉजिटिव और एक है हमारा नेगेटिव। टी का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे मेरे? 2 पाई आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है मेरे? -1/2 आ रहा है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर जो मेरा टी और एक्स की कोफिशिएंट है वो अलग है, साइन उनकी उल्टी होती है, तो हमारा क्या हो रहा था? मेरी जो कल वेव की डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन, या हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट से राइट। यही हमने पढ़ा था कि अगर समझ लो मेरा टी होता, ये नीचे वाली देख लेते, नीचे वाली में क्या दिया अपन को, y इज इक्वल टू 0.6 साइन ऑफ 2 पाई टी प्लस एक्स बाई टू, ये अपन ने देखा था। अब अगर समझ लो मेरे को इस फॉर्म में दिया हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं इस फॉर्म में कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी टी की इक्वेशन क्या है? 2 पाई टी का कोफिशिएंट, सॉरी, और एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है मेरा? एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है मेरा 1/2। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो टी का कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव है और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव है। तो मैं इससे क्या कह सकता हूँ, जो मेरी वेव की डायरेक्शन है वो क्या है? नेगेटिव। बट यहीं पे मेरी एक और चीज आती है, वो क्या है कि समझ लो मेरी ऐसा होता है अगर कोफिशिएंट, ये तो मैंने कल बात ही नहीं करी थी, कि समझ लो ये होते मेरे कोफिशिएंट, टी की भी -2 पाई और एक्स की -1/2। तो इसमें वेव की डायरेक्शन क्या होगी मेरी? हमने तो क्या पढ़ा था कि दोनों पॉजिटिव हो या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, ऐसा हो। अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? तुम यहाँ पे क्या गलती कर रहे हो? तुम बोलोगे कि सर आपने तो पढ़ाया नहीं था ये। बट ये नहीं है, मैंने तुम्हें जो पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था कि जो दोनों की साइन होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की साइन है, मतलब देखो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है? वेव की डायरेक्शन नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमारा हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव। बट यही अगर मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव है, नेगेटिव या पॉजिटिव हो, मतलब टी की वैल्यू पॉजिटिव हो और एक्स की वैल्यू नेगेटिव, या एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और टी की वैल्यू नेगेटिव, उसमें मैं क्या कहूंगा, साइन ऑपोजिट हो गया तो वेव की डायरेक्शन क्या होगी मेरी? पॉजिटिव। ये एक चीज थी जो अपन ने पढ़ी थी। अब और एक और चीज हमने कल क्या अलग, ये एक पॉइंट था मुझे मेन पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक स्टैंडिंग वेव है तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन मेरी क्या आती थी? स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आती थी मेरी किस फॉर्म में आती है? ये हमने कल एक क्वेश्चन में देखा था कि वो होगा मेरा ए साइन ऑफ के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही है ना, तो वो हमारी क्या होगी? वो हमारी स्टैंडिंग वेव होगी। इतना सबको क्लियर है? ये हमारे मेन कल के 2 पॉइंट्स थे। तो हम लोग आज हमने कल क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था, मतलब 14 तक कर लिया था, आज हमको क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना है। ठीक है गाइस, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में अपन को क्या दिया गया? पहले क्वेश्चन में दिया है अ ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग, the transverse displacement of a string clamped at its both ends is given by y of x comma 2 is equal to 0.6 sin 2 pi x by 3 cos of 120 omega t, चलिए पाई t। अब मेरे को, मैंने जब तुमको अभी इससे ऊपर ही समझाया कि जो मेरी स्टैंडिंग है उसकी इक्वेशन क्या किस फॉर्म में? a sin of kx cos of omega t, ये फॉर्म में है। ये देखो ये भी इसी फॉर्म में आ रही है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है? a की वैल्यू आ रही है मेरी 0.06। ए की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू आई मेरी 2 पाई बाई 3। और यहीं से मेरी ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाती है? 125। मैंने सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर किया अभी, ठीक है? तो इससे क्या पता चल रहा है, जो मेरी वेव है ये एक स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव है इसका मतलब क्या है? और इसने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि जो मेरी वेव है वो दोनों साइड से क्लैम्प्ड है। ठीक है, अब दोनों साइड साइड से क्लैम्प्ड है क्या मतलब है? मतलब समझ लो ये एक वेव है ना, तो यहाँ से भी ये वेव नोड ही होगा और यहाँ से भी नोड ही होगा। नोड मतलब क्या है कि ये यहाँ से ऊपर नीचे नहीं जा रही। मेरी वेव कैसे बन, ऐसे बना दूंगा वेव,
अब मैं यहाँ पे क्या शो करना चाह रहा हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इससे तुमको तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ कि ये मेरी स्टैंडिंग वेव है और ये एल सी सी है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, मेरी स्टैंडिंग वेव की अपन को क्या प्रॉपर्टी पता है, अपन को प्रॉपर्टी पता है कि समझ लो ये नोड है और ये नोड है। समझ लो ये पॉइंट जो है वो क्या है, ये एक्सिस पे ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी एक नोड है, ये वाला पॉइंट भी नोड है, ये वाला पॉइंट भी नोड है। और जो पॉइंट जो हमारे सबसे ऊपर तक जा रहा है, मतलब जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटी नोड्स कहते हैं, ठीक है। और स्टैंडिंग वेव की अपन को क्या एक प्रॉपर्टी पता है, जब हमने स्टैंडिंग वेव पढ़ा था कि चलते जो हमारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं ना, उसका अलग अलग एम्पलीट्यूड होता है, ये अपन ने पढ़ा था। और अपन को क्या पता है कि ये सबका एम्पलीट्यूड तो अलग अलग होगा, बट इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो सेम होती है। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि कहते हैं ये लोग सेम पॉइंट पे, मतलब सेम टाइम इंटरवल में ये लोग कहते हैं एक्सिस को करेंगे, मतलब जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा एक्सिस पे, तभी ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट भी एक्सिस पे होगा। समझ लो जब, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी से, जब मैं वेव की इक्वेशन बनाऊंगा ना, जब ये लोग एक्सिस पे आएंगे सारे पॉइंट, क्योंकि ये एसएचएम कर रहे हैं, तो ये वाली एक्सिस पे तो कभी ना कभी तो आएंगे, ये सारे पॉइंट ऊपर से नीचे आएगा। तो जिस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट इधर होगा ना, उसी पॉइंट पे ये वाला पॉइंट भी इधर होगा। तो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, दोनों की सेम होगी। मतलब जब ये पॉइंट अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा, तब यही पॉइंट अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा। चाहे इनका एम्पलीट्यूड अलग हो, बट अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो सबकी सेम होती है, ठीक है। और मेरे को क्या पता है, इनने हमको दिया है कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स मतलब ये वाला नोड है और एक ये वाली नोड है। अब ये क्या बोल रहे हैं, इन दोनों नोड्स के बीच में बात करें। अगर हम इन दोनों नोड्स के बीच में बात कर रहे हैं, तो हमें क्या पता है, ये जो सारी वेव्स हैं ये एक साथ ऊपर जाएंगी। ये वाला जो सारा पार्ट है ये एक साथ ऊपर गया, फिर समझ लो टी टाइम के बाद ये वाला सारा पार्ट नीचे जाएगा। फिर क्या होगा, टी टाइम के बाद ये वाला पार्ट फिर से ऊपर जाएगा। तो अपन को क्या पता है कि ये वाला पार्ट एक साथ ऊपर जाता है और ये एक साथ नीचे आ रहा है। तो अपन को क्या पता है, जितने भी ये सारे पॉइंट्स है ना ये वेव में, इसके ऊपर, ये सारे एक फेज में होंगे, कि एक साथ ऊपर जा रहे हैं एक साथ नीचे आ रहे हैं, तो इनका फेज तो सेम है। यही अपन को अगर दे दिया होता है कि इस वाला ये वाले सारे पॉइंट्स और इस वाले सारे पॉइंट्स की बात करो, तो अपन को क्या पता है, जब ये ऊपर जा रहा होगा तब ये वाले सारे पॉइंट्स इस वाले पार्ट के नीचे आ रहे होंगे, हमको पता ही है। हम लोग क्या कह सकते हैं, इन दोनों का जो फेस होगा वो अलग अलग होगा। बट यही क्या कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स, मतलब ये नोड और ये कंसेक्यूटिव नोड, ये वाली नोड, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स है वेव के, वो किस तरीके से वाइब्रेट हो रहे हैं। एक तो अपन को पता है कि सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, दो नोट्स का तो छोड़ो, जो अपने निकलते हैं वेव से सारे पॉइंट्स होते हैं ना, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो ये वाला पॉइंट तो अपने सही है, ए पार्ट तो। अगला अपन को क्या दिया, सेम फेज। अपन को क्या पता है कि अपन ने अभी भी बात करी कि ये दो नोड्स के बीच में जितने पॉइंट्स साथ में एक साथ ऊपर जा रहे एक साथ नीचे आ रहे, तो सब क्या है, सब एक ही फेज में। तो बी पार्ट भी सही है। अपन को सी पार्ट क्या है, अपन को सी पार्ट में दिया है सेम एनर्जी। ऐसा नहीं है गाइस, जो अलग अलग पॉइंट होते हैं ना उनकी अलग अलग एनर्जी होती है, ठीक है, इसलिए वो अलग अलग पॉइंट तक ऊपर जा सकते हैं, मतलब वो अलग अलग कल एम्पलीट्यूड तक ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हर पॉइंट की कल फ्रीक्वेंसी एनर्जी अलग अलग होती है। अगर समझ लो सबकी सेम एनर्जी होती तो फिर ये पॉइंट मोड पे रहना ही नहीं चाहिए था, मतलब ये पॉइंट इधर का इधर क्यों रहेगा, अगर इसका एनर्जी तो ये भी तो ऊपर नीचे करेगा। बट ऐसा तो है नहीं, एक ही जगह पे रहता है स्टैंडिंग वेव में। मतलब इस पॉइंट की एनर्जी अलग होगी, इस पॉइंट की एनर्जी अलग होगी, अलग अलग पॉइंट्स की एनर्जी अलग अलग होगी, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे दिया डिफरेंट एम्पलीट्यूड, हाँ ये वाला पार्ट सही है। जितने भी स्टैंडिंग वेव होती है उसकी हर एक तल पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग है। अपना 15.5 का डी पार्ट में से, अगर हम लोग 15.15 के आंसर देखे तो क्या आ रहा है, ए, बी एंड डी, ठीक है। इतना सब कुछ आज पढ़ा, इजी क्वेश्चन था ये भी। ये याद रखना कि अपन को ए साइन ओमेगा एक्स और कॉस, पर ए साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में दिया हो, तो अपन किसकी इक्वेशन है, वो अपनी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। अपन बात करेंगे 15.16। 15.16 में अपन को क्या दिया गया, 15.16 में दिया गया है, अ ट्रेन स्टैंडिंग इन अ स्टेशन यार्ड ब्लोज अ whistle of frequency 400 hertz in still air। अपन को आगे दिया है, the wind starts blowing in the direction from the yard to the station with speed of 10 meter per second। आगे दिया है, given that the speed of sound in still air is 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अपन को क्या दिया है कि अपन कल तक ट्रेन में बैठे हैं, सॉरी एक ट्रेन है वो कल तक स्टेशन यार्ड पे खड़ी
और वो कलते 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से विसल करती है, जिसका हॉर्न होता है उसकी कलते फ्रीक्वेंसी अपने कह दिए 400 हर्ट्ज की है। और अपन को दिया है कि उसी डायरेक्शन में ना 10 मीटर पर सेकंड से चलते हैं, हवा जा रही है। तो अपन को चार ऑप्शन दिए, अपन को बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। पहला अपन को ऑप्शन में दिया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एज हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज 400 हर्ट्ज। तो ये वाला पार्ट तो अपना सही होगा, क्यों? क्योंकि कहते हैं अपना कहीं भी खड़ा हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो सेम ही सुनेगी उसको। देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना गाइस, वो ज्यादातर ऐसे कंडीशन के चेंज नहीं होती कि हमारी हवा की वो चेंज हो गई या वो सब चेंज हो गया। ये कभी कभी मीडियम की ऐसे भी चेंज नहीं होती है, अपनी चेंज कैसे से होती है, जैसे हमारे जो सोर्स है, समझ लो हमारे जो सोर्स है एक ट्यूनिंग फोक है, ठीक है। समझ लो अगर मैंने ट्यूनिंग फोक का पहले ये फ्रीक्वेंसी दे रहा था एफ, अब मैंने क्या किया, मैंने समझ लो इसके ऊपर वैक्स लगा दी, ठीक है। वैक्स लगा दी तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना गाइस वो कम हो जाएगी, क्योंकि हैवी हो गया थोड़ा सा, तो ये उस कल रेट पे वो नहीं क्रिएट कर पाएगा फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कल से हवा चलने लग गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। हवा और ये सब की वजह से अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अपना ये पार्ट सही है, इसी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अगला अपन को दिया, द स्पीड ऑफ साउंड फ्रॉम द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज 350 मीटर पर सेकंड। हाँ ये बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि अपनी जो स्पीड ऑफ साउंड उसको सुनेगी वो क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड जो उसको सुनाई देगी ना, वो होगी अपनी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर प्लस अपनी जो स्पीड ऑफ साउंड, फिर स्पीड ऑफ साउंड क्या, स्पीड ऑफ विंड। अपन को क्या पता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या आ रही है, अपनी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अपनी आ रही है 340 मीटर पर सेकंड। और अपन अगर हम लोग देखें तो अपन को स्पीड ऑफ साउंड उसको सुनाई देगी 350 मीटर पर सेकंड। ये वाला पार्ट अपना आंसर, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो अपन को बी ऑप्शन में यही दिया गया, स्पीड ऑफ साउंड इज 350 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम लोग देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म विल इंक्रीज। अपन ने अभी अभी बात करी कि उसकी हवा चलने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो क्या होगी, सेम होगी। यही अगर समझ लो मेरा ऑब्जर्वर मूव करने लग जाता तो अपना केस अलग होता, उस केसेस में अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, इस केस में अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म विल डिक्रीज। ये वाला भी पार्ट, सॉरी अपने यहाँ पे गलत नोट कर दिया, ये वाला पार्ट सी पार्ट गलत होगा, इंक्रीज नहीं होगी। अपन को डी में दिया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म विल डिक्रीज। ये भी अपना गलत है, क्यों? क्योंकि सेम ही रहने वाली है। तो अपना क्या आंसर आएगा 15.17 का, 15.16 का आंसर आ रहा है ए और, ठीक है। इतना सब कुछ पड़ा। वो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में अपन को क्या दिया गया है, अगले में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्टैंडिंग वेव। क्या दो मतलब देखो, अपन को क्या दिया गया है, अपन को पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्टैंडिंग है, अपन को स्टेशनरी वेव्स का। ये स्टेशनरी वेव्स या फिर स्टैंडिंग है, दोनों सेम ही है। 3.17। फिर से अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अपना स्टैंडिंग वेव में क्या था। तो पॉइंट्स यहाँ पे अपन ने क्लैम्प कर दिया, ये ऐसे जा रही है, इसको हम लोग कहते हैं नोड, इसको हम लोग कहते हैं एंटी नोड। ये अपन ने पढ़ा था। और अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है कि ये सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। और अपन ने क्या पढ़ा है, और अपन ने पढ़ा है कि जो स्टैंडिंग वेव होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y ऑफ x t इज इक्वल टू 2a sin kx cos ऑफ ओमेगा t। ये आ गया अपनी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, ठीक है। चलो आगे अपन सारे पार्ट देखते हैं कौन से सही है। ये तो अपना मेन मेन क्रक्स ऊपर से मैं तुम्हें बता दे कि स्टैंडिंग में हो क्या है। अब पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर अ स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग। पहला दिया अपन को, एवरी पार्टिकल हैज अ फिक्स एम्पलीट्यूड व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स नियरेस्ट पार्टिकल। ये सही पॉइंट है अपना, क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि ये वाला जो पार्टिकल होगा उसका क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, ये वाले पार्टिकल का अलग होगा। वैसे अगर तुम एंटी नोड पे जाओगे तो उसका एम्पलीट्यूड अलग है, वैसे हर पार्टिकल जो है ना उसका एम्पलीट्यूड अलग है, सबकी एनर्जी अलग है। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो सही है अपना।
ये सही, ठीक है। अब अपने को क्या दिया है? अपने को दिया है ऑल द पार्टिकल क्रॉस देयर, अपन को अगला क्या दिया है? अपन को अगला दिया विद ऑल द पार्टिकल क्रॉस द मीन पोजीशन एट द सेम टाइम। ये भी गाइस बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि अपने कल तक फ्रीक्वेंसीज हर पार्ट की क्या है, निकलते हैं हर उसकी सेम होती है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो हर पॉइंट का अपने जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। देखो ना, अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सेम। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग अगर टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड होता है अपना 1/फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड मेरा 1/फ्रीक्वेंसी है तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? यहाँ से मैं इजिली कह सकता हूँ कि कलते हैं सबका जो कलते हैं टाइम पीरियड है, मतलब यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे आने का सब कुछ सेम है। मतलब यहाँ से यहाँ आने में इसको जितना टाइम लग रहा है, मतलब ये मैं वेव बनाए लेता हूँ, तो ये पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आने में लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है, इस पार्टिकल को भी सेम टाइम लग रहा है। सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो सबको टाइम कितना लग रहा है, सेम लग रहा है। तो इसलिए ए पार्ट और बी पार्ट अपना सेम है, क्योंकि मेन पोजिशन को सेम टाइम पे करेगा। ए अपना सही है और बी पार्ट भी अपना सही है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया गया? ऑल द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग विद सेम एम्पलीट्यूड। ये पार्ट अपना गलत, गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अपने हर पार्ट पॉइंट की एम्पलीट्यूड क्या था, अलग अलग। ये अपने अभी ऊपर पढ़ाई है, ठीक है। तो इसलिए अपना ये वाला पार्ट तो गलत ही है। फिर डी में क्या दिया है? देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द प्लेन। हाँ, ये अपना बिल्कुल सही है, अपना जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है बिल्कुल नहीं होती। जितनी एनर्जी है सबकी एनर्जी सेम। डी पार्ट भी करेक्ट। और अपन को ई पार्ट में क्या दिया गया है? देर आर सम पार्टिकल्स विच आर ऑलवेज एट रेस्ट। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोग अगर स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन देखें तो उसमें अपने पास कुछ ऐसा आ रहा था। अपने पास ये पॉइंट्स ये वाले जो चलते हैं यहाँ पे देखो, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, जो कि चलते हैं यहाँ पे इसका क्लैम्प्ड है। इसमें क्या होता है कि ये वाले जितने मेरे पॉइंट्स है ना गाइस, ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? ये सारे पॉइंट्स हमेशा उसी पॉइंट पे रहेंगे, रेस्ट पे ही रहेंगे। और इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं नोड्स। ये याद रखना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी नोड्स, ठीक है। इतना तो समझ पड़ा, तो ये अपनी दो चीजें हैं। तो अपना ये वाला पार्ट क्या है? देर आर सम पार्टिकल दैट विच आर ऑलवेज एट रेस्ट, ये लाइन एकदम सही है, ठीक है। तो अपने इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, डी और ई। सी पार्ट अपना गलत है, क्योंकि करते हैं जितने भी मेरे पार्टिकल्स होते हैं ना वो सेम एम्पलीट्यूड नहीं, वो अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। चलो, 15.17 जो हो गया। हम लोग देखते हैं 15.18। 15.18 में अपन को क्या दिया गया है? 15.18 में अपन को दिया है अ सोनोमीटर वायर इज वाइब्रेटिंग इन रेजोनेंस विद अ ट्यूनिंग फोर्क। और क्या दिया अपन को? कीपिंग द टेंशन अप्लाइड सेम द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, अंडर व्हाट कंडीशन would the tuning fork still be resonance would still be in the resonance with the wire। अपन को क्या पता है? अपन को पता है कि अगर समझ लो मेरा करते हैं, समझ लो मैं ऐसे समझाता हूँ मैं कि करते हैं मेरी स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी क्या थी? स्टार्टिंग में मेरी जो करते हैं लैम्डा था वो एल के इक्वल था, क्योंकि करते हैं मेरा जो लेंथ थी वो उसकी एल थी। तो यहाँ से अगर, सॉरी एल नहीं होगा, लैम्डा/2 तो लैम्डा मेरा क्या आ रहा था? 2 आ रहा था। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी क्या आता था? मेरा स्पीड आता था। तो यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करूंगा, इस यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? V/12। यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी मेरी आ रही है 1/12 अंडर रूट ऑफ P/V। ये गाइस इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये याद रखना। तो मेरी फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, कि मैं पहले लैम्डा/2 को L ले लिया, क्योंकि दो नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है मेरा? लैम्डा/2। लैम्डा/2 इक्वल टू L आ गया। वहां से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाली, फिर हमने ये इक्वेशन यूज करी और यहाँ से हम लोग ने फ्रीक्वेंसी निकाली। अब मेरे को यहाँ से क्या दिख रहा है? जो मेरी फ्रीक्वेंसी है
वो करते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, और जो मेरी फ्रीक्वेंसी होती है ना गाइस, समझ लो ये मैंने कल 12 लिया है, बट असली में क्या होता है कि यहाँ पे मेरा एन लैम्डा बाई 12 आता है। तो यहाँ पे एन लैम्डा क्यों आ रहा है, समझ लो मेरे पास एक ऐसा वो है, वेव है। तो अगर समझ लो ये ऐसा होता ना, तो मेरी स्टैंडिंग वेव ऐसी होती, तो मेरा ये दो नोड के बीच में है, तो मेरा ये लैम्डा बाई 2 आ रहा है। ठीक है, समझ लो यही अगर मैं कर दूं कि मैं ऐसे बनाऊं और मेरा दो आ जाए, तो मैं यहाँ से क्या देख सकता हूँ, यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि लैम्डा बाई 2 हो गया, ये भी लैम्डा बाई 2 हो गया। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है, यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 into लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल आर है। वैसे ही हम लोग का 3 टर्न हो जाए तो फिर 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अगर एन टर्न होंगे, मेरे को एन की वैल्यू नहीं पता, हमको क्वेश्चन में दी भी नहीं रही है, तो मैं मान रहा हूँ कि एन टर्न है। एन टर्न में मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एन लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल आ जाएगा। तो यहाँ से मैं जब मैं इसे लिखूंगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको इस पार्ट से ये लिख रहा हूँ मैं, तो ये बन जाएगा अपना 12 बाई एन लैम्डा की वैल्यू। और जब मैं यहाँ से इसको पुट करूंगा ना, तो ये यहाँ पे एन भी आ जाएगा, यहाँ पे एन, ये बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है, हमको कहा गया है कि कल हमने स्टार्टिंग में ना जो कल तक ट्यूनिंग फोक है, उसको एक सोनोमीटर की वायर है ना, उसके साथ रेजोनेंस में रखा था। मतलब समझ लो मेरी एक ट्यूनिंग फोक थी, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी में मान लेता हूँ N1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ठीक है, एल जो क्या है वो मेरी सोनोमीटर की वायर है। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो ट्यूनिंग फोक की चलते हैं वो रेजोनेंस में, रेजोनेंस मतलब कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। मतलब सोनोमीटर वायर और ट्यूनिंग फोक रेजोनेंस मतलब उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। अब अगर मेरे को उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रही है, तो मैं मान लेता हूँ कि कल सोनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है ना, मैं वो ये फॉर्मूला लगा के निकाल ली सोनोमीटर वायर की, और वो क्या आ रही है N1। मैं मान रहा हूँ कि सोनोमीटर जो वायर है वो N1 टाइम, जैसे अपन ने करते गोल गोल कर रखी है, ठीक है, अपन उसको राउंड चला रखे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, N1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू लिख सकता हूँ मैं। वैसे ही समझ लो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आ जाए, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने उसकी जो लेंथ ऑफ वायर है उसको डबल कर दिया। अब अगर मैंने लेंथ ऑफ वायर को डबल कर लिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ, N2, तो मेरे पहले N1 था, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। मैंने क्या किया, मैंने डबल कर लिया, तो N2 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से और यहाँ पे एल नहीं होगा, यहाँ पे 12 होगा, क्योंकि मेरी लेंथ जो अपन ने डबल कर दी। तो यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू ये लिख सकता हूँ। और यहीं से अगर मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाली, ठीक है, अब यहीं से अगर मेरे को ये लोग कह रहे हैं कि कल है तुम फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी का हमको फॉर्मूला पता है, एफ इंटू लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, v। तो लैम्डा की वैल्यू, तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, v/लैम्डा, क्या आ जाएगा, इतना सब कुछ समझ पड़ा। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अपन सिर्फ लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो v/4l, ठीक है, अपना आ जाएगा, चलते हैं v/4l, और ऊपर आ जाएगा N2। ये आ गए अपनी सेकंड इक्वेशन। अपनी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, ये भी अपन यहीं पे लिख लेते हैं, N1 v/2, ये आई थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। और अपन को क्या कहा गया है, कि अपन को कहा गया है अंडर व्हाट कंडीशन विद द ट्यूनिंग फोर्क स्टिल बी इन रेजोनेंस विद द वायर। वो कह रहा है कि स्टार्टिंग मेरी फ्रीक्वेंसी ये थी, और अब मैंने जब वायर की लेंथ डबल कर ली, जब स्टार्टिंग मेरी फ्रीक्वेंसी ये थी, अब वो कह रहा है कि जब मैंने फ्रीक्वेंसी डबल कर ली, तो मेरी फ्रीक्वेंसी, जब मैंने लेंथ डबल कर ली सोनोमीटर वायर की, तो मेरी फ्रीक्वेंसी ये हो गई। अब वो हमें कह रहा है कि अगर अब ये डबल हो गई है, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, अब मैं चाहता हूँ कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अभी भी रेजोनेंस में रहे, मतलब सेम रहे, तो इसलिए क्या कंडीशन होगी, मतलब वो मेरे को इन शॉर्ट कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट में जो आ रही है और सेकंड में आ रही है, वो अभी भी सेम है रेजोनेंस में। इसका मतलब क्या है, N1 v/12 इज इक्वल टू N2 v/4l। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2N1 इज इक्वल टू N2 आ रहा है, ये v से v भी कट जाएगा। तो यहाँ से मेरे को क्या रिजल्ट मिला, N2 इज इक्वल टू 2N1 रिजल्ट मिला अपन को। अब ये रिजल्ट को देख के हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, ये रिजल्ट को देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि चलते जो मेरा
हमने जब करते हैं उसकी लेंथ की वाई डबल करी ना, तो जो मेरे नंबर ऑफ ये सर्कल्स बन रहे हैं वो डबल हो जाने चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहे। इसका मतलब क्या है, समझ लो पहले जब मेरी वायर की लेंथ एल थी, तो मेरे चक्कर कितने बन रहे थे, मैं मान लेता हूँ मेरे चक्कर बन रहे थे 3 बन रहे थे, चलो चलो 2 मान लो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल अगर मेरी ये बन रही थी ना, तो मैं कह रहा हूँ बाद में मेरी जो बनेगी ना वो मेरी क्या बनेगी, उसमें चक्कर डबल हो जाएंगे, मतलब ये जो सर्कल्स आ रहे हैं ना अपने वो डबल हो जाएंगे। तो वो कैसे बन जाएगा फिर, लेंथ तो सेम ही रहेगी, बस अपनी जो चक्कर है ना, तो 3 और ये 4, ऐसे मेरा जो करते हैं चक्कर है कितने होंगे, 4। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन अपन को दिया नहीं गया, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अपना क्या हो रहा है कंडीशन। कंडीशन ये है कि अपने जो नंबर ऑफ वो है सर्कल्स वो डबल हो जाए। वो दिखेगा कैसा, वो ऐसा दिखेगा। ठीक है गाइस, इतना सबको समझ पड़ा, तो ये था अपना 15.18। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15.19। ठीक है, 15.19 में अपन को दिया गया है एन organ pipe of length L open at both ends is found to vibrate in its first harmonic. When sounded with a tuning fork of 480 Hz, what should be the length of a pipe closed at one end so that it also vibrates in its first harmonic with the same tuning fork? अपन को दिया गया है कि अपने पास एक ऑर्गन पाइप है, ठीक है, और वो मेरे को कह रहा है वो है मेरी करता है रेजोनेंस में क्लोज पाइप पे रहता है। पहले तो ओपन और करता है क्लोज जो मेरी ऑर्गन पाइप होता है उसका मैं अपनी समझता हूँ। तो मतलब होगा इसको हमें अब हमको क्या दिया गया है? अपन को दो टाइप की पाइप्स होती हैं, एक होती है अपनी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक होती है अपनी ओपन ऑर्गन पाइप। अब क्लोज्ड अगर वो है, क्लोज्ड का मतलब क्या है समझ लो, एज्यूम करके चलो यहाँ से ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे ना वो पूरी तरीके से ऊपर नीचे नहीं जा पाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ एक नोड बन के रहेंगे। तो अपनी जो कल स्टैंडिंग वेव की इक्वेशंस है ना वो कैसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है। मेरी एक वेव है, उसका यहाँ इस पॉइंट पे होगा एंटी नोड, सॉरी नोड, क्योंकि ये पॉइंट तो ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर नीचे हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ से बंद है, और ये वाला पॉइंट एकदम ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, ये वाला पॉइंट एंटी नोड। ठीक है, और अपन को एक और चीज क्या ध्यान रखने का, इसकी जो मेरा एंटी नोड एंड नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू λ/4 होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिट है, इसको मतलब एकदम गांठ बांध के याद रखो। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि सर ऐसे ही बन सकता है क्या, और भी तो कोई तरीका होगा एंटी नोड पे बनने का। हाँ ऐसा और भी तरीके होते हैं, जिससे मतलब ये है, तो ऐसा भी बन सकता है कि मेरा यहाँ पे एक नोड है, मेरी ये पूरी ऐसे जाए और यहाँ पे एक नोड आ जाए। फिर से मेरे को क्या चाहिए कि मेरा इस पॉइंट पे एंटी नोड बने जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और एंड पे नोड बने। अंदर कुछ भी होता रहे उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ये वाली जो कंडीशन है वो मैच होनी चाहिए। ऐसे ही बन सकता है, मैं चाहूँ तो इसको एक और बार बढ़ा दूं, इसको मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, फिर एक और बार ऐसे बना दूं। ये सब कंडीशन है मेरा। मैं यहाँ पे क्या हुआ अपना, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे क्या एक एंटी नोड, यहाँ पे क्या हो रहा है एक एंटी नोड एक नोड, फिर से एक एंटी नोड फिर से एक नोड। और वैसे ही अपना ये तीसरा वाला कंडीशन। ये तो बात हो गई अपनी क्लोज्ड ऑर्गन टाइप, ठीक है। अब अगर अपन बात कर रहे हैं ओपन ऑर्गन टाइप की, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा ओपन ऑर्गन पाइप की, तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा कि दोनों साइड से खुली है, मतलब कोई भी साइड से बंद नहीं है अगर ये, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से पार्टिकल ऊपर नीचे पूरा जा सकते हैं और यहाँ से पार्टिकल ऊपर नीचे पूरा जा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे भी एंटी नोड बनना चाहिए कंपलसरी, और इस पॉइंट पे भी एंटी नोड बनना चाहिए कंपलसरी। बीच में कुछ भी बनता रहे अपन को क्या मतलब है। तो मेरा ऐसा बनेगा, सही है। या फिर अपना क्या बने कि अपने ये ओपन है तो यहाँ से ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, और फिर यहाँ पे फिर खुल जाए, ऐसा बन सकता है। ये अपना ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या है कि ये वाला जो पार्टिकल है और यहाँ पे जो पार्टिकल है वो पूरा ऊपर नीचे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, इसलिए अपना ऐसा बनेगा। और अपन को क्या पता है, और अपन को पता है कि एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना था, λ/4। और अपन को क्या पता है, एक नोड और दूसरी उसकी बाजू वाली नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा λ/2। ठीक है, इतना सबको याद रखना है। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से,
अब हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं इतना तो समझा दिया कि करते हैं अपना क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप में फर्क क्या होता है। अपन को क्या दिया क्वेश्चन में, अपन को क्वेश्चन में दिया गया ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ एल ओपन एट बोथ एंड इज फाउंड टू वाइब्रेट in its first harmonic when sounded with a tuning fork of 480 Hz. What should be the length of the pipe closed at one end so that it also vibrates in the same in its first harmonic with the same tuning fork? अपन को क्या दिया गया है? एक मेरे पास ना ऑर्गन पाइप है ओपन। मैं फिर ले लेता हूँ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुनना ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अपन को दिया गया एक ओपन पाइप है और वो अपने फर्स्ट हार्मोनिक में मतलब क्या है कि वो पहला मतलब सिर्फ एक चक्कर हो रहा है, मतलब बीच में एक नोड और एक एंटी नोड ऐसा। ये वाली कंडीशन जो है ना, ये अपनी फर्स्ट हार्मोनिक है। यही अपन को अगर सेकंड हार्मोनिक दिया होता तो क्या होता, ये एक एंटी, ये बीच में नोड आता, फिर एक और नोड आता, फिर ये ऐसे। ठीक है, ये मेरा होता सेकंड हार्मोनिक। इन्हें बता दिया क्या होता है, याद रखना ठीक है। ये अपना फर्स्ट हार्मोनिक है। हम लोग कहा गया है कि जब ये फर्स्ट हार्मोनिक में करते मूव कर रहे हैं ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज थी। अब भाई तुम खुद सोचो, अगर मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज की है, उसका मतलब क्या है? वो मेरे को कुछ निकालना चाहते होंगे 480 हर्ट्ज की। मतलब वो मेरे को क्या चाहते हैं, वो मेरे को बताना चाहते हैं कि कल मेरी लेंथ या फिर ऐसा कुछ फाइंड करवाना होगा, इसलिए उन्होंने मेरे को ऐसी फ्रीक्वेंसी दे दी। और वो कह रहे हैं कि 480 हर्ट्ज से वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो 480 हर्ट्ज, और अपन को क्या पता है ये पाइप की लेंथ कितनी होगी। अपन से बोलो यहाँ पे मान ले एंटी नोड है, यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे एंटी नोड है। तो नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 4। और यहाँ पे कितना आ रहा है, लैम्डा बाय 4। तो अपने ऊपर पूरा जो टोटल डिस्टेंस आता है, वो अपना टोटल डिस्टेंस क्या आ रहा है ऑर्गन पाइप का, लैम्डा बाय 2। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा लैम्डा बाय 2 है उसकी इक्वल लेंथ, मतलब वो किसके इक्वल होगा, और मेरे लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप के इक्वल होगा। ये कह सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू 12। ठीक है, और मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि मेरा फ्रीक्वेंसी, मतलब मेरा कल का फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है। फ्रीक्वेंसी ऐसे होगा। तो मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर निकालूं तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, V/480 आ रही है। और V क्या है, मेरी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हम लोग जब ऑर्गन पाइप बात कर रहे हैं तो हम लोग साउंड की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अपन को ये दिया है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि करते हैं अपन को लैम्डा इज इक्वल टू V/480 आ गया। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, और हमको दिया है कि द what should be the length of the pipe closed at one end so that it also vibrates in the first harmonic with the same tuning fork। अब मेरे को कह रहा है कि जितनी इसकी मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, उतनी ही हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी उसकी भी। ठीक है, तो अगर अपन को ऐसा दे दिया हम लोगों ने, तो यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ, अपन को ऐसे यहाँ पे 480 की जरूरत नहीं थी, इनने जल्दी से ऐसे फालतू में दे रहा था। यहाँ से मैं 480 इज इक्वल टू V/लैम्डा लिख लेता हूँ, तो ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू क्या 12, तो मैं यहाँ से 480 इज इक्वल टू V/12 लिख रहा हूँ। ये याद रखना, ये अपना फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, और ये अपनी कंडीशन किस चीज की आ रही है, ये अपनी आ रही है ओपन ऑर्गन पाइप। अब उसने वो कह दिया कि अपनी जो कल पाइप है वो क्लोज है एक साइड से, तो क्या होगा। अब हमें क्या पता है, अगर वो एक साइड से क्लोज हो गई तो अपना क्या करने का, फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं ऑर्गन पाइप को ड्रॉ करूँ तो कैसे दिखेगी, वो कुछ ऐसी दिखेगी। यही अगर हमने मेरे को सेकंड हार्मोनिक का होता तो मैं ऐसे बना देता हूँ, और यहाँ पे ओपन, इस साइड से ओपन है अपने ऊपर, ठीक है। तो लोग ये मत बोलना कि इस साइड से ओपन है, मतलब हम लोग कहीं कोई भी एक साइड से ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक साइड से ओपन रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्लोज थी, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी, ये होगा लैम्डा/2 प्लस लैम्डा/4। मेरे पास 3 लैम्डा/4 आ जाएगा। ठीक है, बट अपन अगर बात की गई है फर्स्ट हार्मोनिक की, तो अगर फर्स्ट हार्मोनिक की बात करेंगे तो अपन सिर्फ ऊपर वाला केस करेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले केस में क्या होगा, ऊपर वाले केस में तो पता है कि करते हैं यहाँ पे अपन, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक एंटी नोड है, नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना था, लैम्डा/4। तो लैम्डा/4 इज इक्वल टू क्या रहे हैं पास, लैम्डा/4 की वैल्यू आ रही है L डैश। अपन क्वेश्चन में पूछा ही गया है ना, व्हाट शुड बी द लेंथ, अपन लेंथ को क्या मान लेते हैं L डैश। तो यहाँ से अपने लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4L डैश। और अपन को क्या पता है,
और अपन को पता है कि मेरा v इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अपन को कहा गया है कि अपन को चाहिए कि दोनों की फ्रीक्वेंसी एट द एंड ऑफ द डे सेम हो। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं लिखूंगा ना, तो यहाँ से मेरे पास लैम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाय, सॉरी वी बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 4 L डैश है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी वी अपॉन 4 L डैश। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ना, तो इसमें कैसे लिख सकता हूँ, वी बाय 2L इज इक्वल टू वी बाय 4 L डैश, ये लिख सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं देखूँ, तो यहाँ से L डैश बाय एल की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से अपन को ये अपन कैसे लिखा है, ये क्योंकि अपन को क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी इज सेम, ये अपन को क्वेश्चन में दिया गया है। इसलिए हमने क्या किया, दोनों की फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर दिया। अपनी ऊपर से फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी, यहाँ पे देखो वी बाय 2L आ रही थी, और यहाँ से अपनी कितनी आई, वी बाय 4L। हमने जब इन दोनों को इक्वल रखा, तो यहाँ पे अपने से ये आ जाएगा 1/2। तो अब हमने मेरे को पूछा कि जो अपनी न्यू करते हैं वो होगी ना, रखनी करते हैं जो ओपन, वो है, सॉरी क्लोज्ड करता ऑर्गन पाइप है, उसकी लेंथ कितनी होगी अपन को वो पूछा गया। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी आ जाएगी, L/2। और L क्या है मेरी, L है मेरी ओपन ऑर्गन पाइप की, इतना सबको समझ पड़ा, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15.1, सॉरी 15.2। ठीक है, 15.21 में अपन को क्या दिया गया, 15.21 में अपन को दिया गया है कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस 4 cos ओमेगा टी। और अपन को क्या पूछा गया है, अपन को पूछा गया है कि कल से where y is in centimeters and t is in seconds, calculate the resultant amplitude। गाइस अगर अपने कभी भी ऐसा होता है ना कि अपन को, मैं तो वैसे मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का बता रहा हूँ, कि y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर मेरे पास कभी भी हो, तो अगर मेरे को यहाँ पे, सॉरी b नहीं, यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, मैं बोल दिया तो a साइन थीटा b कॉस थीटा दिया हो, और अगर मेरे को पूछा हो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो जो मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है ना गाइस, वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज याद रखना, ठीक है। और अगर ये करते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो अपने यहाँ पे अगर यही चपन चीट जो यहाँ पे लगा देगा, तो यहाँ से अपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अपने पास आएगा y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, और वो क्या होगा 25 का 16 + 9 अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5। जो अपना रिजल्टेंट होगा ना, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा मेरा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखना, एकदम इजी था ये। 2 मिनट, 2 मिनट। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, 15.2। 15.2 पे में तुमको क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन अपन को 15.2 पे में दिया है, अ स्टार वायर, अ सितार वायर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल ऑफ द मटी नहीं, सितार वायर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल but of 3 times the earlier radius. ठीक है, if the tension of the wire remains the same, by what factor will the frequency change? ठीक है, पहले तो क्वेश्चन देखे थोड़ा सा वो हो जाओगे, घबरा जाओगे कि क्या है, बट हम कुछ नॉर्मली सोचने कि हमारे क्वेश्चन में ऐसे होता क्या था। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि समझ लो अगर मेरे एन टर्न्स हो रहे हैं, टर्न्स कौन से वाले, वो ऐसे अपन जो बताए थे घूमने वाले ये वाले टर्न्स, ये अगर एन हो रहे हैं, ठीक है, अगर समझ लो एन टर्न्स हैं, तो यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या आती थी, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ रही थी n/12 अंडर रूट ऑफ टी बाय न्यू। अब मेरे को यहाँ पे पहले इनमें दे दिया कि टेंशन तो सेम रह रही है। अब मेरे को पहले क्वेश्चन में सोचा करो कि मेरे को क्या क्या दे दिया, हमने वो कहा है कि करते हैं मेरी जो करते हैं वायर है वो सेम लेंथ की है, तो अपना लेंथ का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो पहले लेंथ को कैंसिल कर लो। फिर मेरे को दे दिया कि इन द टेंशन इन द वायर रिमेन द सेम। अगर मेरे को टेंशन सेम दे दिया, तो टेंशन से भी कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा होगा इसको। और मेरे को क्या पता है, और मेरे को पता है कि कल जो मेरी करते हैं नंबर ऑफ वो है टर्न्स, वो भी सेम ही रहने वाली। तो
ये भी कैंसिल कर दो, तो सब कुछ अब डिपेंडेंट किसके ऊपर है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ म्यू। और मेरा म्यू क्या है, म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। ये पता है guys अपन को, अगर मेरा म्यू मास पर यूनिट लेंथ है तो यहाँ से मैं देखूँ तो मेरा जो करते है, अपन को पहले तो क्या पता है, अपना जो मास है ना, हम पहले लिख लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ दिया है। अपन को क्या पता है जो अपना मास है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब एक तो अपन को क्या पता है, एक पाइप है, अपनी वायर क्या होगी, पाइप होगी, तो वायर की अगर अपन को वो निकालनी है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा, और पाइप की वॉल्यूम क्या आएगी, पाई आर स्क्वायर एल। ये अपने वॉल्यूम ले ली इंटू डेंसिटी, और नीचे डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ रही है, पाई आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी। अब अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग, ये जो इक्वेशन है किसकी, म्यू की है। ये अगर मैं लिखूं इसमें, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ पाई ऑफ आर स्क्वायर एल। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा इसमें मेरे को क्या दिख रहा है कि चलते हैं, अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा और अपन को क्या गया है कि चलते हैं पाई आर स्क्वायर एल निकल के, ये अपना पाई आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी। ठीक है। हाँ, अब मेरे को क्या पता है, अपनी जो वायर है वो तो सेम ही रह रही है, वायर की उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, मटेरियल में तो अपने कोई चेंज नहीं है। अपनी चेंज किस में आ रहा था, अपना चेंज आ रहा है वायर की रेडियस में। हमने अपने क्वेश्चन में दिया गया रेडियस क्या हो रहा है अपना, 3 टाइम्स हो रहा है। अब मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि अगर मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, वायर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ अंडर रूट पाई, डेंसिटी तो चेंज हो नहीं रही तो इंटू आर लिख लेता हूँ, उसको बाहर ले आया बस, वही क्या मैंने। अब यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि अंडर रूट ऑफ पाई है, ये वाला पार्ट जो 1/√ऑफ पाई इसमें के मान लेते हैं, उससे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे इफ के बाय आर लिख सकता हूँ, ये तो अपना कांस्टेंट है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से बस फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है, 1/r आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ और मेरा रेडियस कितना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अपन को पूछा भाई व्हाट फैक्टर विल द फ्रीक्वेंसी चेंज, जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी वो, अपना रेडियस 3 टाइम हो रहा है तो मेरी फ्रीक्वेंसी 1/3 टाइम्स हो जाएगी। तो माई फ्रीक्वेंसी विल बी 1/3 टाइम्स ऑफ प्रीवियस। ठीक है गाइस, ये चीज याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ने क्या किया था, हमने सिर्फ अपन को म्यू की वैल्यू निकालनी थी। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट में। मास को अपन ऐसे ले सकते हैं, वायर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, एक पाइप है वायर, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल इंटू डेंसिटी, और नीचे एल से एल कट जाए। बाकी तो अपने सिर्फ फॉर्मूला में अपने वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ पड़ा। अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में दिया है एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 3 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। अपन को पूछा है कि किस टेम्परेचर पे अपना स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा जितना वो 0 डिग्री पे हो। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कल जो मेरे को, एक तो अपन को क्या पता है स्पीड ऑफ साउंड का, अपन लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड का आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड ऑफ साउंड होता है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। अब यहाँ पे बाकी सब चीज तो सेम रहती है, सिर्फ टेम्परेचर में फर्क आ रहा है, तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के अंडर रूट ऑफ टी, कह सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो मैं 0 डिग्री पे अगर निकालूं, तो 0 डिग्री पे मेरी जो कल समझ लो 0 डिग्री पे वीओ मान लेता हूँ। तो वीओ में कह रहा हूँ, वीओ इज इक्वल टू के जो मेरा है वो एक कांस्टेंट है अंडर रूट ऑफ, एक तो 0 डिग्री की है, तुम यहाँ पे सिर्फ जीरो मत पुट कर देना, यहाँ पे 0 डिग्री में, और हम लोग जब वैल्यू पुट करते हैं तो केल्विन में करते हैं, और डिग्री से केल्विन में करने का तरीका क्या होता है, 273 प्लस कर दो, तो 0 + 273। यहाँ से वी 0 डिग्री पे क्या आ रहा है अपना, के अंडर रूट ऑफ 273। वही अगर समझ लो मेरे को पूछे कि कौन से टेम्परेचर पे अपनी जो वेलोसिटी होगी वो 3 टाइम्स हो जाए, तो मैं मान लेता हूँ अपनी जो वेलोसिटी है वीटी है, और वो किस टेम्परेचर पे हो रही है, टी टेम्परेचर पे, और उन्होंने कहा कि ये 3 टाइम्स हो जाए, तो मतलब जो मेरी वीटी है वो 3 टाइम्स ऑफ वी नॉट है, तो मतलब 3 वी नॉट इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ टी आएगा यार। और अपन को क्या पता है, वी नॉट की वैल्यू के ऑफ अंडर रूट ऑफ 273, तो बस चुपचाप से हम लोग ये पुट करेंगे, के अंडर रूट ऑफ टी। तो यहाँ से अगर मैं टेम्परेचर देखूं तो यहाँ से अगर टेम्परेचर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर मेरे पास आ जाएगा, तो 3 अंडर रूट ऑफ 273, और वो अगर तुम करोगे तो वो अपना क्या आ जाएगा,
यहाँ से अगर हम लोग टेम्परेचर का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो होगा T इज इक्वल टू 9 × 273। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना गाइस तो ये आ जाएगा 2457 किलो। ठीक है, इतने से को समझ पड़ा। और यही तुम अगर तुमको उसको पूछ ले कि डिग्री सेल्सियस में बताना है, अपन को देखो अपन ने क्या कर सकते थे गलती कि हम लोग यहाँ पे केल्विन में करके छोड़ दें, बट वो गलत हो जाएगा। वो गलत ही होगा कि अपन को डिग्री सेल्सियस में पूछा है, डिग्री सेल्सियस में अगर करना है तो 2457 माइनस 270। अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो क्या है, +273, और केल्विन से अगर सेल्सियस में आना है तो -270। तो अगर हम ये करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2184 डिग्री सेल्सियस। ये है अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 15.23। अगर हम देखें 15.24, 15.24 में दिया है व्हेन टू वेव्स ऑफ ऑलमोस्ट equal frequency n1 and n2 reach at a point simultaneously, what is the time interval between the successful maximum? तो हम लोग को दिया गया है कि उनकी ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, बट फिर भी वो लोग क्या है, वो लोग बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट सेम है बट वो फिर भी बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी जो कल तक फ्रीक्वेंसी और बीट होगी वो कितनी हो जाएगी, वो अपनी हो जाएगी n1 - n2। एज्यूमिंग, यहाँ पे मैं एक एजम्पशन मान रहा हूँ खुद से कि मेरा n1 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, n, ये मैंने खुद से एक एजम्पशन माना। तो अगर ये मेरी एफ ऑफ बीट आ रही है तो मेरे को क्या पता है टाइम पीरियड कितना आ जाएगा मेरा बीट से, टाइम पीरियड आ जाएगा 1/√(n1 - n2)। और अपन को क्या पता है जो मेरा कल तक सक्सेसफुल मतलब सक्सेसिव टाइम मतलब बीट्स होंगी, उसकी टाइम पीरियड क्या है, 1/n1 - n2, और मेरी बीट कब प्रोड्यूस हो रही है जब मेरा मैक्सिमम आ रहा है। तो मतलब अगर मेरे को पूछा गया व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसफुल मैक्सिमा, वही सेम ही क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द सक्सेसफुल टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसफुल बीट्स, सक्सेसिव बीट्स। अपना आंसर क्या रहा है इसका, 1/n1 - n2। तो टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसफुल मैक्सिमा वो कितना आ जाता है अपना, वो आ रहा है अपना 1/n1 - n2। ठीक है गाइस, इतना सबको समझ पड़ा। अब आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 15.25, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तुमको क्या पता है स्टील वायर हैज लेंथ 12 मीटर एंड मास ऑफ 2.10 kg, what will be the speed of the transverse wave on this wire when a tension of 2.06 into 10 to the power 4 Newton is applied? अपन को स्पीड पूछी गई है और अपन को क्या लेंथ दे दिया, मास दे दिया, सब कुछ दे दिया, अपन को स्पीड की वैल्यू निकालनी है। अपन को क्या पता है guys? अपन को पता है कि अपनी स्पीड क्या होती है, स्पीड होता है अपना √(T/m)। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। अपन को क्या है, अपन को टी तो दे दिया बट अपन को म्यू नहीं दिया। बट अपन को म्यू का फॉर्मूला तो सबको होता है। म्यू क्या होता है मेरा, मास डेंसिटी या लीनियर मास डेंसिटी कह सकते हैं। और मास डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, मास डेंसिटी हम लोग निकालते हैं गिवन मास दैट इज m डिवाइडेड बाय लेंथ। और अपन को इसमें मास कितना दे दिया, 2.1 kg। और अपन को लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ अपन को दी गई है 12 मीटर। अपन को लेंथ 12 मीटर दे दी, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे ना तो अपने वैल्यू क्या आ जाएगी, तो तुम लोग चलो इसको ऐसे रहने दो, हम लोग आगे सॉल्व करेंगे ना तो इजी पड़ेगा कैलकुलेशन में। अब हम लोग को क्या है, हम लोग को क्या निकालना है, हमको निकालना है वेलोसिटी। अब हम लोग अगर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी क्या आएगा, √(T). टी अपन को कितना दिया गया, टी अपन को दिया गया है 2.06 × 10 to the power 4 न्यूटन। और अपन को क्या पता है, अपन को न्यू की वैल्यू दी गई है m/l 2.1 डिवाइडेड बाई 12 तो यहाँ पे इंटू 12 कर देंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है अपनी, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना सारी कैलकुलेशन को तो इसका अंडर रूट लेने के बाद अपनी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस, इतना सबको समझ पड़ा। ये अपना मेन आज का चैप्टर लेक्चर था। अपना मेन मेन पॉइंट तो ये याद रखना कि जो कल के अपन ने बीट्स का बताया, जो अपना अगर सक्सेसफुल मैक्सिमा है ना, वही अपना सक्सेसफुल बीट्स की बात हो रही है। ठीक है, ये अपना मेन पॉइंट था। और हमको क्या है, एक ये चीज याद रखो कि मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, गामा RT/m। ये वाला फॉर्मूला भूलना नहीं तुम लोग को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी आज में।
फिर अपन ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे अपन ने मास को निकालने का वो किया था, मास अपन ने कैसे लिया था, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वायर वाला अगर केस हो ना, तो वायर वाले में क्या होता है अपना, पाइप वाला केस आता है। पाइप में क्या हो रहा है अपना, पाई आर स्क्वायर एल, जो अपनी वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी। ठीक है, ये चीज अपन ने पढ़ी आज। फिर अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, नोड्स एंटी नोड्स के बारे में पढ़ा। नोड्स एंटी नोड्स के बारे में पढ़ा था, उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि एक सक्सेसफुल सक्सेसिव नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, λ/2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस λ/2। और अपन को क्या पता है, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4। ये अपन ने आज चीज पढ़ी थी। और अपन ने क्या पढ़ा, अपन को अगर ऐसे दिया हो तो अपन को फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/2l अंडर रूट ऑफ p/μ। ये अपन ने पढ़ा था आज। ठीक है, ये अपने एक मेन था। अपन ने फिर आज ऑर्गन पाइप और करते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन और ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ा। ठीक है, और अपन ने यहाँ पे एक ये चीट देखा था कि अगर अपन को ऐसे फॉर्म में इक्वेशन दी गई हो और अपन को क्या पूछा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये अपना ऑर्गन पाइप का अपन ने जो मैं तुम्हें बताया। ठीक है, इतना सब तुम एक बार रिवाइज कर लेना। आज का लेक्चर इतने ही गाइस। थैंक यू फॉर अटेंडिंग।